गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास का जो एसएसटी का इकोनॉमिक्स का जो हमारा फर्स्ट लेसन है उस लेसन के एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि इस मंथ के लास्ट तक हमारे जो एस7 के जो एग्ज़ाम हैं वो भी होंगे। तो इसमें हम देखते हैं एनसीईआरटी के फर्स्ट जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन एक अलग से टाइप का है, इसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आप चलो दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा आपको खेती की आधुनिक विधियों के लिए उन अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो इसमें जो बात कही गई है ना कि यदि हम आज के टाइम में मॉडर्न खेती करना चाहते हैं तो उस खेती के लिए जो हमें नए नए औजार या टेक्निक चाहिए वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारखाने में या उद्योग में बनता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो हम कहेंगे इसके आंसर में हाँ। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि आज के समय में जो कृषि विधियां हैं, आधुनिक कृषि विधियां, उसके लिए अधिक लागतों की आवश्यकता पड़ती है, आगतों की आवश्यकता पड़ती है, यानी नई नई जो वो टेक्निक होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं अधिक स्थायी पूंजी। आधुनिक कृषि विधियों को औजार, मशीनों, ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेशर, ड्रिलिंग मशीनें, मोटरों आदि की आवश्यकता होती है। इसका निर्माण उद्योगों में होता है। यानी हमारे पास क्या है, अधिक स्थायी पूंजी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोई टेक्नोलॉजी है, कोई ट्रैक्टर है, कोई मोटर है, कोई कंबाइन है, कोई थ्रेशर है, कोई और भी जो जो नई नई टेक्निकें आप देखते हो आप कि आसपास के जो किसान उनका यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इंडस्ट्री में यानी उद्योग में, कारखाने में ही बनती हैं। ये तो है अधिक स्थायी पूंजी जो होती है। अब बात करते हैं अधिक कार्यशील पूंजी। आधुनिक कृषि को अधिक कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम क्या करते हैं खेती करने के लिए, तो हमारे पास जो हमने पहले बताया था स्थायी पूंजी में, वो क्या है, वो तो हमारे औजार हैं जो हेल्प कर रहे हैं। अब बात करते हैं भाई जो हम खेती करते हैं उसके लिए कार्यशील पूंजी में क्या है, रसायन है, जो केमिकल हम यूज़ करते हैं फसलों पे, उर्वरक हैं जो हम क्या करते हैं, जो यानी खाद वगैरह प्रयोग करते हैं, कीटनाशक हैं, कीटों को मारने की जो दवाएं हैं, ये सारी ये भी न किसी उद्योग में बनती हैं। इसलिए जो आधुनिक खेती है वो खेती करने के लिए जो आगतें हैं वो आगतें कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड हैं, और वो सारी की सारी किसी न किसी इंडस्ट्री में, उद्योग में, कारखानों में ही निर्मित किए जाते हैं। अब बात करते हैं पालमपुर में। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को कैसे मदद की है? जब पालमपुर में बिजली की व्यवस्था हो गई थी तो बिजली की वजह से वहाँ के किसानों को क्या बेनिफिट हुआ था? तो बात करते हैं, बिजली ने एक तो सिंचाई की काया पलट दी। अब लोग क्या थे, वहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं उनको बिजली की वजह से प्राप्त हुई, अपने ट्यूबवेल वगैरह चला सकते थे। रहट का स्थान नलकूपों ने ले लिया। पहले क्या थे वहाँ पे, रहट थे, रहट होते हैं ना, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए बैलों का प्रयोग करते हैं। आप कई बार पुरानी पिक्चरों में देखते हो बैल घूमते हैं और उसके द्वारा वो पानी ज़मीन से ऊपर आता है। तो अब बिजली आने की वजह से लोगों ने मोटरों का प्रयोग किया है, ट्यूबवेल लगवाए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, लोगों को बेनिफिट हुआ है। बिजली चालित नलकूपों से भूमि में बड़े क्षेत्रों में सिंचाई की जा सकती थी। अब क्या है, बिजली से चलने वाले जो मोटरें आई हैं, ट्यूबवेल आए हैं, उससे ज़्यादा इलाके की सिंचाई हो सकती है। यह सस्ता भी है और प्रदूषण रहित भी एक सिंचाई का साधन है। ये किसकी वजह से हुआ है? जब पालमपुर में बिजली आई तो बिजली आने की वजह से किसानों को बहुत बेनिफिट हुए हैं। ये बेनिफिट नलकूपों का उन लोगों ने अब प्रयोग किया है सिंचाई के लिए। अब वो ज़्यादा मात्रा में क्या कर सकते हैं, अपनी फसल की सिंचाई कर सकते हैं। और ये जो नई टेक्निक है ये प्रदूषण मुक्त भी है। उसके बाद है, क्या सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? जो सिंचित इलाके हैं भाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को सिंचित जो भूमि है उसके अंडर लेके आए हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, हम बात करते हैं भाई सिंचित भूमि को बढ़ाना आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक समय में HYV बीजों की सुनिश्चित सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो हाई क्वालिटी के बीज आ रहे हैं उन बीजों के लिए सिंचाई जरूरी होती है। अन्य आधुनिक आगत जैसे रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक भी अप्रभावी हो जाते हैं जब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। यदि आप फसलों में क्या करते हैं, किसी भी कीटनाशक का या आप रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो वो अप्रभावी हो जाता है। किस वजह से? जब तक आप उसमें उस फसल में सिंचाई नहीं करोगे। इसलिए हमें सिंचाई की योग्य जो भूमि है उसको बढ़ाना होगा। सिंचाई के माध्यम से शुष्क क्षेत्रों में भी फसलों को उगाया जा सकता है। ऐसे इलाके जो शुष्क हैं, यदि वहाँ पे हमने सिंचाई की फैसिलिटी उपलब्ध करा दी तब वहाँ पे फसलें पैदा की जा सकती हैं। मानसून का आगमन और पीछे हटना भी अनिश्चित है। हमारे देश में जो मानसून है वो कब आएगी, और पीछे हटती हुई मानसून जो होती है, यानी हमारे देश में जो बरसात है
ज़्यादातर कृषि बरसात पे निर्भर थी, पर बरसात का कोई समय निश्चित नहीं होता है। इस वजह से हमें बरसात के साथ साथ क्या है, मानसून के साथ साथ क्या है, हमें सिंचाई के जो अन्य साधन हैं, चाहे कोई नहर हो, चाहे ट्यूबवेल हो, उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ वाला है जो कि भारत में खेतीहर श्रमिकों को कम मजदूरी क्यों दी जाती है। जो हमारे यहाँ पे भारत के अंदर ना खेतों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको मजदूरी कम मिलती है। इसके पीछे रीजन बताओ। या फिर इसको ये ऐसे भी आ सकता है कि जो महिलाएं होती हैं, काम करती हैं, उनको कम मजदूरी मिलती है पुरुषों की अपेक्षा। आप देखते हो ना, वो आपके आसपास जो खेतों में काम करते हैं जो मजदूर, पुरुष की मजदूरी अलग, महिलाओं की मजदूरी अलग। यदि पुरुष को 350 रुपये अब मिलते हैं तो महिला 200-250 रुपये में ही काम करती है। तो इसके रीजन क्या है? अधिकतर खेतीहर श्रमिक अकुशल होते हैं, यानी खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अकुशल हैं, वो कोई ट्रेंड नहीं है उस काम के लिए। वो क्या है, उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, प्रोफेशनल नहीं है वो लोग। दूसरा है, खेतीहर श्रमिकों की आपूर्ति मांग से अधिक होती है। जो खेतीहर श्रमिक हैं उनकी जो आपूर्ति है, जितने खेती के लिए जितने मजदूरों की आवश्यकता होती है, मजदूर ज़्यादा मात्रा में है, इस वजह से भी उनको कम मजदूरी मिलती है। और मांग की अपेक्षा अधिक आपूर्ति होने के कारण खेतीहर किसानों के काम के लिए बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। मांग की अपेक्षा जो अधिक आपूर्ति होने के कारण खेतीहर किसानों के काम के लिए बहुत कंपटीशन होता है, इसलिए वे सरकार द्वारा निश्चित की गई कम मजदूरी से भी मजदूरी पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मजदूर तो ज़्यादा हैं काम करने वाले, और जिनके खेतों में वो काम करेंगे वो लोग कम हैं। कंपटीशन की वजह से मजदूर ऐसा सोचते हैं, यदि वो ज़्यादा मजदूरी मांगते हैं तो उनको कोई अपने खेत में काम के लिए लेके नहीं जाएगा, इसलिए वो कम मजदूरी में ही किसानों के या जमींदारों के खेतों पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 6 है, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग तरीके कौन कौन से होते हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करें। भाई भूमि के कैसे एक भूमि का टुकड़ा है उस पर हम उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले है HYV बीज। ये जो HYV बीज होते हैं, ये बीज क्या है, उत्पादन को बढ़ाने का सबसे महत्वपूर्ण ढंग है कि हमारे जो बीज हैं वो हाई क्वालिटी के होने चाहिए। पुराने बीजों की तुलना में ये बीज ज़्यादा प्रतिफल देते हैं, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है इन बीजों से। और जो हरित क्रांति हमारे देश में सफल हुई है, हरित क्रांति के लिए इन्हीं बीजों का, HYV बीजों का भारी हाथ है, यानी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, हाई क्वालिटी के जो बीज होते हैं। उसके बाद है अन्य आधुनिक निवेश। अन्य भी और कुछ भी निवेश भी होता है। सबसे पहले तो हमारा बीज हाई क्वालिटी का होना चाहिए, फिर हम क्या करेंगे, उसमें उर्वरक वगैरह, खाद वगैरह, कीटनाशक वगैरह, फंगिसाइड जिसको फफूंदनाशक बोल रहे हैं, इनके निवेश करने से कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मान लो हमने बीज तो हाई क्वालिटी के डाल दिए खेत में, बट यदि हमने उसमें खाद नहीं डाला समय पे, यदि कोई बीमारी आई उसके लिए उस पर केमिकल्स नहीं डाले, या कोई फंगस आया उसके लिए हमने उस पर फफूंदनाशक नहीं डाला, तो हमारी फसल प्रभावित हो सकती है। हम इन चीज़ों का प्रयोग करके भी उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। फिर है आधुनिक मशीनें। नई नई जो मशीनें आज के समय में आ रही, जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन आदि, इसके द्वारा भी कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और इससे समय की भी बचत होती है और श्रमिकों पर अधिक निर्भरता भी कम हो जाती है, और मशीनें, एक मशीन कई आदमियों को काम कर देती है। इसके अलावा फिर सिंचाई के साधन भी होने चाहिए। नहरें, नलकूप, तालाब, ये सारे सिंचाई के साधन में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होते हैं। क्योंकि यदि किसी फसल की समय पर सिंचाई होगी तो उस खेत से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होगा। शिक्षा भी एक आधुनिक साधन है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं किसी खेत से। कैसे? क्योंकि आधुनिक युग में शिक्षा, विशेषकर कृषि विश्वविद्यालयों में, कृषि के उत्पादन के बढ़ाने के बारे में पर्याप्त सहायक सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि यदि हमें आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में एक अनपढ़ व्यक्ति भी खेती नहीं कर सकता। पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है, बीमारियों के बारे में जानता है, उनके इलाज के बारे में जानता है। इसलिए शिक्षा भी कहीं ना कहीं उत्पादन को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण साधन होता है। लास्ट का पॉइंट है हमारा बहुविध फसलें। बहुत सी फसलें उगाना। भूमि के एक टुकड़े पर यदि हम एक से अधिक फसलें उगाने के लिए बहुविध फसलें कहते हैं, और इससे जो होता है भूमि की उपजाऊ बढ़ाने में ये अत्यंत लोकप्रिय ढंग है, यानी बार बार हम जब चेंज करेंगे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मंझोले और बड़े किसान कृषि के लिए पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न होते हैं। मंझोले और बड़े किसान, हमने किसानों को यहाँ पे तीन प्रकार से, तीन हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले तो बड़े किसान, फिर मंझोले बीच वाले किसान, फिर सबसे छोटे किसान। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मंझोले, बीच वाले और बड़े किसानों के लिए पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं और छोटे किसानों से कैसे भिन्न होते हैं।
यहाँ पे बताया गया कि जो मंझोले और बड़े किसान होते हैं वो पूंजी की व्यवस्था के लिए अपनी बचत और बैंकों से ऋण लेकर करते हैं। या तो वो बड़े बीच वाले किसान भी और बड़े किसान भी, या तो वो क्या करते हैं बचत कर लेते हैं कुछ उससे, या फिर बैंक वगैरह से ऋण ले लेते हैं। छोटे किसान क्या करते हैं, छोटे किसान बड़े किसानों से लेते हैं या गांव के साहूकार से खेती के लिए विभिन्न आगत होती है जो उस पर खर्च होता है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पे बेटे। तो आगतों के लिए भी व्यापारी वगैरह से कर्ज लेते हैं और इन कर्जों की दरें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उच्च होती हैं। एक क्वेश्चन हो रहा है 8 नंबर हमारे पास, कि सविता को किन शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिला है। इस लेसन को जब हमने रीडिंग किया था तो एक स्टोरी आई थी इसमें, श्वेता थी, श्वेता को किन शर्तों पर तेजपाल से ऋण मिला था। क्या ब्याज की दर पर बैंक से ऋण मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। तेजपाल है, तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हुआ था। 24% का उस पर ब्याज लगेगा और 4 महीने उसका टाइम डिसाइड किया गया था। जो ब्याज की दर थी बहुत ऊंची थी। सविता को यह भी वचन देना पड़ा था कि फसल की कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वो काम भी करेगी। कह सकते हैं यह मजदूरी बहुत कम थी। सविता जानती थी कि उसे अपने खेतों की कटाई पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी इसको श्रमिक के तौर पर काम करना पड़ेगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेवारी होती है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसको मालूम है छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत मुश्किल है और सविता की स्थिति बिल्कुल भिन्न होती है। यदि उसे बैंक से ऋण मिल जाता है या साहूकार और बड़े किसानों द्वारा लिए गए ब्याज की दर की अपेक्षा बैंक द्वारा दिए गए ब्याज की दर कम होती है। तो यहाँ पे हमने एक बात बताई गई है कि जो सविता है, सविता को तेजपाल से ऋण तो मिल गया 4 महीने के लिए, पर 24% की दर से मिला है। साथ में उसने एक बात और उससे मंजूर करवाई है कि आप हमारे खेतों में, जब आपके खेतों में काम करने के पश्चात हमारे खेतों में एक मजदूर के तौर पे काम करोगे और उसके लिए आपको 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी लेनी पड़ेगी। अब सविता के पास कितने काम है, उसके बच्चे भी हैं अपने घर में और इसके अलावा वो घर के काम भी करती है, उसको अपनी फसल की कटाई भी करनी है, फिर क्या है तेजपाल के खेतों में भी काम करना है। यदि उसको बैंक से ऋण मिल जाता तो बैंक से जो ऋण मिलता है उसका ब्याज भी कम होता, तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति फिर उस समय भिन्न होती। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से गैर कृषि उत्पन्न कार्य किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है दीर्घ में 9 पे दिखाया गया। इसमें ये पूछा है कि आपको कृषि के अलावा वहाँ पे क्या क्या काम किए जाते हैं। जैसे कोई पशुपालन करता है वहाँ पे, कोई डेयरी वगैरह करता है, कोई दुकानदार है वहाँ पे उस गाँव में, तो ये सारे प्रकार के वहाँ पे कार्य किए जाते हैं। गाँव में और अधिक गैर कृषि प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। ऐसे काम जो कृषि के अलावा दूसरे होते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। एक तो अधिसंरचना में सुधार लाया जा सकता है गाँव की, किसानों और लोगों को सस्ते दर पे पूंजी यानी ब्याज पे पैसा उपलब्ध कराएंगे तो वो कुछ ना कुछ खेती के अलावा दूसरा काम भी स्टार्ट करेंगे। गांव के बाजार शहर के बाजारों से जुड़े होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं वो लोग क्या करेंगे, अपना उन लोगों का विकास होगा और वो खेती पे डिपेंड होने की वजह से दूसरे कामों में भी अपने दिलचस्पी दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर करे हैं जियो के नहीं, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेसन के। अब आपने क्या करना है, एक तो ये सारे क्वेश्चन इसके याद करने हैं क्योंकि हमारे SS1 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी होंगे। इसके साथ साथ आपने जो इस लेसन में आपके पास जितने भी जैसे MCQ क्वेश्चन है या 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपने खुद करने हैं। NCERT के मैंने करा दिए, दूसरे भी मैं देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक्स।